नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। आज जो हमारे सर की क्लास होगी वो होगी डिस्पेप्सिया पर, एसिड पेप्टिक डिसीज पर। आसान शब्दों में समझें तो आपने मरीजों को कहते सुना होगा गैस की तकलीफ, एसिडिटी, पेट फूलना, पेट में अजीब सा लगना, ये सारी समस्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। आज हम इस पे ही बात करेंगे। ये समस्याएं क्यों होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे आगे और क्या क्या बड़ी समस्याएं हो सकती है। ये आपने सुना होगा कि गैस का दर्द हार्ट अटैक के दर्द के जैसा भी लगता है। इन सारी बातों को हम आज की इस क्लास में समझेंगे। उसके बाद क्या इसमें जांच करानी चाहिए, क्या इसका सटीक उपचार होना चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपकी कोई डाउट, सवाल, सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं हम सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। एसिड पेप्टिक डिसीज मतलब कि सीधे शब्दों में कहा जाए कि ज्यादातर गैस बन रही है, फ्लैटुलेंस हो रहा है। गैस बन रही मतलब गैसेड हो रहा है और ऊपर ऊपर एसिड सिक्रीशन आ रहा है। पेशेंट यही कंप्लेन करके आता है कि पेशेंट को अनईजीनेस आ रहा है, हर कभी गैस बनती रहती है, हर कभी एसिड सिक्रीशन आता रहता है। मतलब खाना खाने के बाद या कभी भी खट्टी डकारें आने लगती है। उसी को अपन एसिड पेप्टिक डिसीज बोलते हैं। कुछ बोलते हैं पेट फूल जाता है, कुछ बोलते हैं डाइजेशन सही से नहीं होता है। कंप्लेंट्स तो इसके अलग अलग टाइप की होती हैं। ये होती क्यों है? होती इसके सिर्फ दो ही कारण होते हैं, या तो इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर गैस्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब इसोफेगस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसोफेगस नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है? ये इसोफेगस होता है। इसोफेगस के बाद यहाँ से क्या होता है? स्टमक हो जाता है, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। तो जो इसोफेगस होता है ये होता है लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में एक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, एक स्फिंक्टर होता है जो कि गैस्ट्रिक का कंटेंट ऊपर नहीं आने देता है। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जो कि यहाँ से कंटेंट नीचे चले जाता है। यहाँ कंटेंट ऑलमोस्ट 1 आवर का होता है। यहाँ की जो म्यूकोजा होती है, ये म्यूकोजा सिंपल स्क्वामस म्यूकोजा होती है। और गैस्ट्रिक कंटेंट की म्यूकोजा कैसी होती है? कॉलमनर म्यूकोजा होती है। गैस्ट्रिक में क्या होता है? पूरा भी खाने का डाइजेशन होता है, एसिड सिक्रीशन होता है बहुत ज्यादा इसमें। और गैस्ट्रिक की जो लेयर होती है इसमें एक सपोर्टिव ग्लैंड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो इस एसिडिटी से गैस्ट्रिक लेयर को बचाता है। तो पूरा खाना यहाँ से यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद यहाँ पे नीचे जाता है और उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए जो अच्छे कंटेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो इसोफेगस में है, इसोफेगस में एसिडिटी क्यों होती है? एक कारण होता है जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसकी जो है टोन खराब हो जाती है। टोन खराब हो जाती है और टाइम पे अच्छे से रिलैक्स नहीं होता है। जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन जहां यहाँ नीचे जाना होता है, नीचे जाने की जगह थोड़ा बहुत ऊपर आने लगता है। उस कंडीशन में उसको बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। मतलब ये जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो गैस्ट्रिक का कंटेंट है वो रिफ्लेक्स जाता है। अब यहाँ की म्यूकोजा कैसी है? स्क्वामस है, ये उसके लिए अडॉप्टेड नहीं है एसिड सिक्रीशन के लिए। अगर एसिड ऊपर जाएगा तो यहाँ जलन हो जाएगी, यहाँ की म्यूकोजा जलने लगेगी। ये जलते जलते अगर लंबे समय तक ये होता है तो जल्दी जल्दी 5 से 10 साल हो जाते हैं इसको। तो इसमें ये जो म्यूकोजा है, ये म्यूकोजा कन्वर्ट हो जाती है कॉलमनर में, स्क्वामस म्यूकोजा इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं बैरेट्स इसोफेगस। नाम सुना होगा कभी, बैरेट्स इसोफेगस है। यही आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैंसर का। अगर 5 से 10 साल और लगातार लंबे समय तक अगर ये एसिड रिफ्लक्स होता रहा तो ये आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसोफेगस में जो है ना लोअर 1/3 का ही कैंसर मोस्ट कॉमन होता है। तो ये हो गया गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें तो सर्वाइवल रेट भी बहुत कम है। ये बहुत ही लेस कॉमन कैंसर होता है और यूजली बहुत लंबे समय से पेशेंट की हिस्ट्री होती है। इससे पहले पेशेंट यूजली करा लेता है कोई ना कोई एंडोस्कोपी करा लेता है। एंडोस्कोपी में एंडोस्कोपिक बायोप्सी करो, बायोप्सी में अगर मेटाप्लेजिया देख रहा है मतलब है ही कंफर्म बैरेट्स इसोफेगस। हिएटस हर्निया क्या होता है? हिएटस हर्निया में क्या होता है? जो लिवर जो गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है, जो गैस जैसे ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके ऊपर पहुंच जाता है। क्या बोलना चाहिए?
कुछ जो है ना, ये कुछ जो इसका पार्ट है, स्टमक का पार्ट डायफ्राम के ऊपर पहुंच जाता है, डायफ्राम के ऊपर पहुंच जाता है, एज एसोफेगस का कंटेंट करने लगता है। ये स्फिंक्टर हो गया एसोफेगस का। कुल मिला के जो हर्निया ये है कि कुछ जो स्टमक का पार्ट है, स्टमक का पार्ट हर्निएट होके ऊपर एसोफेगस में चला जाता है। स्टमक का पार्ट हर्निएट होकर एसोफेगस में जाएगा तो जो स्फिंक्टर वाला काम है, यहाँ की एसिडिटी है, जैसे यहाँ की एसिडिटी हो वहाँ की एसिडिटी बनी रहेगी, वो ऊपर आती रहेगी, तो लगातार उसको सिम्टम्स रहते रहेंगे, एसिडिटी के सिम्टम्स आते रहेंगे हिएटस हर्निया के। इसका ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट तो बाद में देखेंगे क्या होता है, पहले ये देखें। तो ये हो गए इसोफेगस वाले कॉज। अब आते हैं गैस्ट्रिक वाले। गैस्ट्रिक वाले कॉज में दो ही कॉज होते हैं, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्राइटिस जो होती है, जैसा हमने अभी बताया था, गैस्ट्रिक में क्या होती है, कोलोनल एपिथेलियम होती है। कोलोनल एपिथेलियम उसको कवर करके रखती है प्रोस्टाग्लैंडिन से। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये इसको कवर करके रखती है, जिससे कि ये जो एसिड कंटेंट इसके अंदर है उससे वो ना जले। अब मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन कम होने लगता है। ये कम किस किस कारण से हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हैं, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, मेडिसिन, NSAID, हाई कैफीन यूज, हॉट एसिड अगर कोई पी लो आप तो भी जल जाएगा यहाँ का। तो ये सब फैक्टर है लंबे समय तक रहते हैं, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, जिससे कि ये एसिडिटी से कहा ये कॉलम में जल जाती है, तो गैस्ट्राइटिस पैदा कर देंगे। ये गैस्ट्राइटिस हो जाती है, एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस यूजुअली इन्हीं सब कारणों से होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। और जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एच पाइलोरी क्या है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, नॉर्मली गैस्ट्रिक की एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है कई लोगों में, लेकिन कुछ डैमेज नहीं करता। बहुत सारे लोगों में उसमें ये प्रेजेंट होगा लेकिन डैमेज नहीं करता, कुछ ही लोगों में है, कुछ ही लोगों में डैमेज करता है। यहाँ वही गैस्ट्रिक की एपिथेलियम है, गैस्ट्रिक की एपिथेलियम है, इसकी एपिथेलियम ये इन्वेट कर जाता है, इन्वेट करवाने के बाद वो इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, लगातार लंबे समय तक इन्फ्लामेशन कर करके वो यहाँ पे अल्सर पैदा कर देगा। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एच पाइलोरी। एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर जाता है। एच पाइलोरी के लिए जरूरी है, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके लिए थोड़ा सा एसिडिक मीडियम है, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, नहीं होगा तो वो मर जाएगा वो। तो ये होगा, यही गैस्ट्रिक अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर ये है, गैस्ट्राइटिस का जो है वो सीवियर फॉर्म है। अगर गैस्ट्राइटिस सीवियर हो रही है तो क्या होगा, यहाँ का पूरा एपिथेलियम को भी डैमेज कर देगी, एपिथेलियम को डैमेज करके यहाँ पे अल्सर पैदा कर देगी। तो वही एक पार्ट हो गया अल्सर। लेकिन गैस्ट्राइटिस ये सिर्फ बंद नहीं कराएगी, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी हो गया तो पेन होने लगेगा पेशेंट को, मतलब सीवियर पेन होने लगेगा। जैसे नॉर्मली एक्यूट एब्डोमेन में पेन होता है वैसा पेन होगा इसमें गैस्ट्रिक अल्सर में। सर क्रोनिक में ये लॉन्ग टाइम में कैंसर भी बन सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जैसे वहां पे था, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती रहेगी तो आगे कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप कोई भी एपिथेलियम है लगातार, जो मुंह के कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर का भी तो वही है कि लॉन्ग टर्म इरिटेशन है। लॉन्ग टर्म इरिटेशन आप कहीं पे भी कराओगे कौन सी भी एपिथेलियम में, तो वो उसको धीरे धीरे डैमेज करते जाएगा, तो फिर पहले मेटाप्लीजिया करेगा, मेटाप्लीजिया के बाद कैंसर में कन्वर्ट कर देगा। गैस्ट्रिक अल्सर तो यूजली जो एच पाइलोरी होता है वो गैस्ट्रिक के एंट्रम होता है ना, एंट्रम में होता है। गैस्ट की जो एंट्रम होता है जहां से जो जाता है एंट्रम, यहाँ पे यूजली ग्रोथ करता है वो, तो वहां पे ही होता है पेन। तो वो होता है सीधे एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक में ही होगा सीवियर पेन। चाय का अल्सर भी वहीं नीचे होता है। तो ये तो पॉजिटिव एजेंट होगा एसिड पेप्टिक डिसीज में। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसके, क्लिनिकल फीचर सबको पता ही है, सबको पता होगा, एसिडिटी, बर्निंग इन एपिगैस्ट्रियम, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा फ्लूटुलेंस होती है, गैस ज्यादा बनती है, चेस्ट पेन, रेट्रोस्टर्नल पेन, इसके अलावा और क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। और क्या कंप्लेन होता है, माइल्ड एब्डोमेन पेन,
फुलनेस इन एब्डोमेन, ये तो कॉमन कंप्लेन है, सबको पता होती है। अब आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या रखना है इसका ये बताओ। इस टाइप की पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहे हैं अपने पास, तो आप इसके लिए और क्या क्या दिमाग में लगाओगे एसिड पेप्टिक डिसीज के अलावा, और क्या क्या हो सकता है इस टाइप की कंप्लेन में? कार्डियक, एक्यूट एमआई, अगर कोई पेशेंट एक्यूटली प्रेजेंट कर रहा है इस टाइप की कंप्लेंट लेके कि हमें एकदम से हुआ है, एकदम से गैस बन रही है, एकदम से पेट फूलने लगा है, दर्द हो रहा है, यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड ऐसा आया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोई भी पेशेंट, इसका सबसे डिफरेंशिएटिंग फॉर्टिंग ये है कि पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि इस टाइप का हमें कभी नहीं हुआ पहले। जो एसिड पेप्टिक डिसीज वाले हैं वो तो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें पेट दर्द कर रहा है, गैस बन रही है, लेकिन जो एक्यूट एमआई वाला है, एक्यूट एमआई वाला बोलेगा कि इस टाइप का गैस जो है पहले ही बनी है, गैस बन रही है, भले वो बोलेगा ये हमें गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, ऐसा लग रहा है डकार नहीं आ रही, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन है। यूजली जो गैस्ट्रिक वाले पेशेंट है इनकी जो कंप्लेन होती है नाइट में होती है, और ये वाली जो है ये डे टाइम है, आफ्टर मील होती है। ये कंप्लेन एक्यूट एमआई वाली है, यूजली नाइट में होती है, नाइट में पेशेंट कंप्लेन करता है। और कैसे डिफरेंशिएट करोगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से? जो एल्कोहलिक पेशेंट है, एल्कोहलिक पेशेंट में एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी बहुत कॉमन है, उसके अलावा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी उसमें बहुत कॉमन है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करोगे एक्यूट एसिड पेप्टिक डिसीज को? तब 2-3 भी अपने चेंजेस मिल सकते हैं इसमें, दोनों में मिल सकते हैं, ईसीजी में भी मिल सकते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। इससे डिफरेंशिएटिव फीचर क्या होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस सिर्फ जो विदाउट किसी चीज के तो नहीं होती है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस सिर्फ 2 ही लोगों में होती है। पहला होता है जिसमें गॉलस्टोन है, दूसरा होता है जो एल्कोहलिक है। बिना इन दोनों चीजों के एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ऑलमोस्ट हमने नहीं देखी अभी तक। सिर्फ ये नहीं 2 लोगों को होती है, जिनको एल्कोहलिक होगी या फिर जिसको गॉलस्टोन की हिस्ट्री होगी या फिर गॉलस्टोन मिलेगा। इससे आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना। जो सीवियर जो पेप्टिक अल्सर का पेन होता है, सीवियर जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का पेन है वैसे ही होता है, बट ये कि पेप्टिक अल्सर का पेन जो है इसमें डिफरेंशिएट क्लिनिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गार्डिंग आर्डिंग है वो सब भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में थोड़ी ज्यादा मिलती है, लेकिन आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। उसके लिए तो आपको इन्वेस्टिगेट ही कराना पड़ेगा। जो इसके सिम्टम्स है लाइपेज अमाइलेज है वो कराओ, अगर वो बढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो गैस्ट्राइटिस ही है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? कोलिसिस्टाइटिस है, कोलिसिस्टाइटिस का भी सेम ही रहेगा पैंक्रियाटाइटिस के जैसा, वो सोनोग्राफी से डिफरेंशिएट करा पाएंगे अपन। कार्डियक मार्कर से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्यूट एमआई का कार्डियक मार्कर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, जैसे कि एक्यूट एमआई जैसे एसिड पेप्टिक डिसीज का है 2-3 एबीएस में चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर आप कार्डियक मार्कर कराओ, कार्डियक मार्कर से थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी सीरियल ईसीजी कराओगे, सीरियल ईसीजी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बस यही है नेक टू नेक डायग्नोसिस, तो यही है इनकी, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और एक्यूट एमआई। इनको अपन को जब भी आप एसिड पेप्टिक डिसीज सोचो तो इन तीनों चीजों को भी ध्यान में रखना है। ये चीजें भी हो सकती हैं, अपन को पेशेंट को ये क्लियर कट नहीं बोलना है कि पेशेंट को सिर्फ गैस की शिकायत है, ठीक हो जाए सकती। ये तीनों जो है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, ये तीनों लाइफ थ्रेटनिंग है। इसके साथ इन तीनों में आपको बाकी चीजें हैं, बाकी चीजें भी बढ़ जाएंगी। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर ये होगी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, सीआरपी भी बढ़ा हुआ आएगा, बाकी चीजें भी बढ़ी आएंगी, गैस्ट्रिक सीआरपी बढ़ा आएगा, एजीपीटी बढ़ा आएगा, बाकी इसमें नहीं आएगा। क्लिनिकल फीचर हो गए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई, अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट क्या देना है इसमें? सबसे पहला ट्रीटमेंट है जो उसके कॉस्टिव एजेंट है उसको ठीक कर लो। कॉस्टिव एजेंट क्या हो सकते हैं? एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी को कैसे ट्रीट करोगे? पहले तो एच पाइलोरी की डायग्नोसिस कैसे बनोगी? एच पाइलोरी इन्फेक्शन क्या है, अपनी बॉडी में नॉर्मली भी प्रेजेंट रहता है, नॉर्मली भी प्रेजेंट रहता है, और कई लोगों को नॉर्मल भी प्रेजेंट रहने के साथ साथ सिम्टम्स भी कराता है। तो इसका एच पाइलोरी में ब्लड टेस्ट होता है, एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ये बताता है कि आपकी बॉडी में एच पाइलोरी है। अब वो जो गैस्ट्राइटिस कर रहा है वो एच पाइलोरी कहाँ हो रही है नहीं हो रही वो कुछ नहीं आता। इसका कोई ऐसे कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस कंफर्मेटरी टेस्ट तो सिर्फ यही है कि इसकी माइक्रोस्कोपी में देख लो कि एच पाइलोरी दिख रहा है, एंडोस्कोपिक स्वाब है, उसमें अगर दिख जाए तो ठीक है एच पाइलोरी। लेकिन अगर मानते हैं अपन कि अपन पेशेंट को सीवियर गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं और एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको अपन को एंटी एच पाइलोरी ट्रीटमेंट देना है। हाँ, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनते हैं उसकी? जीआरडी की डायग्नोसिस यूजुअली डायग्नोसिस के लिए कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, क्लिनिकल डायग्नोसिस है। पेशेंट को क्लिनिकली अगर आपको लग रहा है कि उसको एसिड पेप्टिक डिसीज है तो उसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, उसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूरत नहीं होता है। जब पेशेंट को सीवियर
सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को रिकरेंट गैस्ट्राइटिस हो रही है, गैस्ट्रिक अल्सर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तब आपको उसको एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है। और यूएसजी तब कराओगे, यूएसजी टू रूल आउट अदर कॉजेज। यूएसजी एब्डोमेन से गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर या एसोफेजाइटिस में कुछ नहीं मिलने वाला है। यूएसजी सिर्फ इसलिए की जाती है कोई अदर कॉज तो नहीं है, उसका गॉल स्टोन तो नहीं है, पैंक्रेटाइटिस तो नहीं है, या फिर अदर कोई लंप तो नहीं है वहां पे, उसके लिए कराई जाती है यूएसजी। मेन डायग्नोस्टिक टाइप एंडोस्कोपी होता है। एंडोस्कोपी भी जो जीईआरडी होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, वो एंडोस्कोपी में नहीं आता है। एंडोस्कोपी में सिर्फ आपको दिख जाएगा हिएटस हर्निया, गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस और अल्सर। ये रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट होता है। एक 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग होता है, जो गैस्ट्रिक की है, गैस्ट्रिक की 24 घंटे की पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट होता है। ये बहुत कॉमनली होता नहीं है, कहीं अवेलेबल है नहीं बहुत सारी जगहों पे, तो ये जनरली करते ही नहीं है अपन। इससे अपन को क्लियर हो सकता है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं कि रिफ्लेक्स क्योंकि कई बार पेशेंट है कि जो पेशेंट कंप्लेन करते रहते हैं एसिडिटी की, उसके सब टेस्ट करा लेते हैं, सीटी एब्डोमेन करा लिया, एंडोस्कोपी करा लिया, बेरियम मील फॉलो थ्रू करा लिया, सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करते ही रहते हैं ये सब। तब उस कंडीशन में ये करते हैं कि उसको क्लियर डायग्नोसिस तो बनी जाए कि यही है। लेकिन इसकी डायग्नोसिस के लिए आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप ट्रीटमेंट चालू कर दो। ट्रीटमेंट से जब नहीं रिलीफ होता है तब अपन ट्रीटमेंट क्या देते हैं अपन। इनिशियल ट्रीटमेंट तो रहता है कॉजेटिव एजेंट है, जैसे अल्कोहल हो गया, स्ट्रेस हो गया, और एसिडिक हाई एसिडिटी वाले हैं, मिर्च मसालेदार चीजें बंद करनी है। इसके अलावा क्या देते हो अपन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन से होते हैं, रेनिटिडी यूजली पहले अपन यूज करते थे, आजकल तो नहीं करते हैं। आजकल इतने से लगभग 10% लोगों में आराम मिल जाता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करो तो ऑलमोस्ट 30% लोगों में रिलीफ मिल जाता है। इसके साथ अगर अपन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो पेंटोप्राजोल, राबाप्राजोल देते हैं, इसमें लगभग 50% लोगों में रिलीफ मिल जाता है। इन तीनों के साथ अगर अपन एंटासिड ऐड कर दो, क्योंकि एसिडिटी बन रही है, मेन तो अपन को एंटासिड देना है, एंटासिड ऐड कर दो तो ऑलमोस्ट 90% पेशेंट को तो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के इन्हीं दोनों चीजों से रिलीफ मिल जाता है। सिर्फ आपको क्या क्या देना है, एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और एक एंटासिड सिरप, ये गोली जो भी हो आपके पास। इसके अलावा क्या देते हैं अपन, एंटी अल्सरेटिव। नॉर्मल फ्लोरा बनाने के लिए प्रीप्रोबायोटिक्स देते हैं। जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा वहाँ का गैस्ट्रिक का डिस्टर्ब होता है, उसके कारण एसिडिटी हो सकती है, तो एक प्रीप्रोबायोटिक्स दोगे, साथ में हो जाएगा क्या, एक बाइलेगेट हो गया। बस जो एसिडिटी है, एसिडिटी के लिए तो यही चीज की जरूरत है। बाकी इसके साथ आप एंजाइम, जो नॉर्मल एंजाइम है, जो डाइजेशन ठीक हो, वो गैस्ट्रिक के नीचे का काम है, गैस्ट्रिक तक तो यही काम है। अगर एसिड पेप्टिक डिसीज है तो ये 3 चीजों से काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है तो गैस्ट्रिक अल्सर को हील करने के लिए आप सुक्रालफेट दे सकते हो। सुक्रालफेट क्रीम जो होती है ना, सुक्रालफेट सिरप है, वो गैस्ट्रिक अल्सर है, अल्सर के लेयर को कवर कर देता है और अल्सर का जो पेन भी कम हो जाता है, हीलिंग भी बढ़ा देता है। अब एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो यूजली 2 ड्रग्स हैं, 3 ड्रग्स हैं, उसमें से कोई भी दे सकते हो आप, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, एम्पिसिलिन, इनमें से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। ऑलमोस्ट 1 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, तो उसमें हील हो जाएगा। एसिड पेप्टिक डिसीज का ट्रीटमेंट कब तक देना है, मेन स्टे ये रहता है कि ज्यादातर पेशेंट बोलते हैं कि ट्रीटमेंट जब तक लेते हैं तब तक रिलीफ होता है, जब तक नहीं लेते हैं तो रिलीफ नहीं होता है। ऐसे ही पेशेंटों को आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है। आपको 2 to 4 वीक तो मिनिमम उसका कोर्स है कि आपको जो पेशेंट आया है एसिडिटी का, उसको 2 वीक है, लगभग 15 दिन तक तो ट्रीटमेंट देनी है आपको। ट्रीटमेंट में 2 ही चीजें देना है, या तो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्लस एंटासिड, ये मैंडेटरी है, ये तो देना ही है। 2 वीक तक दो, 2 वीक के बाद आप देखो कि रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, सिम्टोमेटिक रिलीफ है, कंप्लीट रिलीफ हो गया है तो उसको बोल दो कि स्टॉप कर दे। माइल्ड रिलीफ है, माइल्ड टू मॉडरेट रिलीफ है तो उसको बोलो कि 2 वीक तक और ले ले। अभी बिल्कुल रिलीफ नहीं होगा, नो रिलीफ है, तो इसमें क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट कराओगे आप फिर अदर कॉज ढूंढने के लिए, कैसे पेप्टिक डिसीज का अदर कॉज तो नहीं है।
इसमें भी यही होगा कि इसमें जैसे रिलीफ हो गया, उसके बाद अगर इसको रिकरेंस हुआ है, रिकरेंस होगा तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट कराओगे। इसमें भी पूरा रिलीफ नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेट कराओगे। ठीक, क्या है फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे इसको गैस्ट्रिक की पेशेंट एसिड पेप्टिक डिसीज का पेशेंट आया, आपको डायग्नोसिस क्लिनिकली आपकी बन गई है, तो 2 वीक का आप कोर्स दोगे पीपीआई प्लस एंटासिड का। 2 वीक के बाद देखोगे कंप्लीट रिलीफ है तो इसको स्टॉप करने बोल दोगे, माइल्ड टू मॉडरेट रिलीफ है तो 2 वीक का और कोर्स दे दोगे। अगर बिल्कुल रिलीफ नहीं है तो उसको इन्वेस्टिगेट कराओगे। इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है आपको? अपर जीआई एंडोस्कोपी कराना है, यूएसजी एब्डोमेन कराना है। इन दोनों के अलावा तो कोई और टेस्ट होता नहीं जिससे कि आपको बता सके। पर ये यार एंडोस्कोपी कराओगे, अपन ये एंडोस्कोपी में क्लियरली दिख जाएगा कि कोई गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, एसोफेजाइटिस तो नहीं है, हिएटस हर्निया तो नहीं है। यूएसजी एब्डोमेन में अदर कोई कॉज तो नहीं है, गॉलस्टोन तो नहीं है जो रिकरेंट गैस्ट्राइटिस करा रहा है, और कोई पेंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और कोई अदर कॉजेस तो नहीं है। ज्यादातर तो ये नॉर्मली होता है। सबसे मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट अपर जीआई एंडोस्कोपी होता है। अपर जीआई एंडोस्कोपी में देखते हैं अगर गैस्ट्राइटिस या फिर एसोफेजाइटिस या फिर अल्सर होता है तो अल्सर की एज से वो लोग बायोप्सी भी ले लेते हैं कि कोई देखता है कोई मेटाप्लेजिया या फिर कैंसर की संभावना तो नहीं है। ठीक है, पूछो भैया, कोई पूछना हो क्वेश्चन तो है। हार्ट हर्निया का तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। हार्ट हर्निया का ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट तो यही है, मेडिकल ट्रीटमेंट यही है। आप उस हिएटस हर्निया भी डायग्नोसिस कब बनेगा? एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी में डायग्नोसिस बन जाएगा तो माइल्ड लेवल का होगा, तो माइल्ड हिएटस हर्निया में आपको यही देना है जो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर और एंटासिड। अगर मेडिसिन देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो अपन उसको सर्जिकल ले जाएंगे। ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती हिएटस हर्निया में सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर पीपीआई अपन बहुत लॉन्ग टाइम तक दे सकते हैं? पीपीआई ये है कि पीपीआई बोला गया है कि पीपीआई आप 10 से 15 साल तक लगातार लेते रहोगे तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है गैस्ट्रिक एट्रोफी। बस तो 10 से 15 साल तक लगातार कौन खाता है? लोग ज्यादातर 1-2 साल तक खाते हैं, 2 साल के बाद रिलीफ हो जाता है सिम्टम्स। वो रेमिटिडिन का सर अभी चल रहा है, जैसे उसको बैन कर रहे हैं, ऑन्कोजेनिक कुछ उसमें पाया गया। ऑन्कोजेनिक तो सभी में है, इसमें भी है। 30 साल तक लगातार खाओगे तो उसमें भी ऑन्कोजेनिक। अब आप नॉर्मल चीजें खत्म कर रहे हो, आप एंटासिड लगातार खा रहे हो तो नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल जो चीजें होती थी, नॉर्मल एसिडिटी, नॉर्मल एसिड सिक्रीशन होता है, आप नॉर्मल से कुछ भी एबनॉर्मल करने की कोशिश करोगे तो वो एक तरीके से ऑन्कोजेनिक होगी। तो ऑन्कोजेनिक नहीं दे रहा तो भी तो ऑन्कोजेनिक है ना, वो नहीं देते तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा डिस्टर्ब हो रही है, वो भी एक ऑन्कोजेनिक है। तो वो तो सब कुछ ऑन्कोजेनिक होती है। नॉर्मल रेडिएशन आ रहा है, आप एक्सरे कराने जाओगे तो वो ही बोल देगा कि 0.01% चांस है तुम्हें कैंसर भी हो जाए इससे। तो एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं कराओगे ना। तो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो सेफ है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं। अगर 5% से ज्यादा कुछ के हैं चांसेस तो अपन उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं, 5% से कम में किसी को सिग्निफिकेंट नहीं मानते। और कुछ है? कौन सा हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट काय के लिए होता है? कौन सा ब्रीदिंग टेस्ट? एच पाइलोरी के लिए होता है। एच पाइलोरी के लिए होता है ब्रीदिंग टेस्ट। पूरे टोटली कंफर्मेटरी तो नहीं है, लेकिन एच पाइलोरी इन्फेक्शन डिटेक्ट। लेकिन एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए अपन बहुत ज़्यादा इन्वेजिव में नहीं जाते हैं। अपन आपको अगर आपको सिम्टम्स है क्लिनिकली सीवियर गैस्ट्राइटिस के और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के, एच पाइलोरी तो देना है क्रोनिक, वो बहुत लंबे कोर्स तक दे देते हैं। 3 एंटीबायोटिक 1 महीने तक कोई खाता नहीं है। तो अगर आपको सीवियर गैस्ट्राइटिस के हैं आप सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट करा लो, एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप सीधे चालू करो।